हम अलास्का में मिले, मुलाकात अच्छी रही। फिर वो लौट कर कीव में ड्रोन भेजने लगे। मैंने कहा मुझे लगा था कि हमारी मुलाकात अच्छी रही थी। ट्रंप ने अभी अभी पुतिन पर एक डरावनी खबर गिरा दी। देखिए, एक चीज है जिससे पुतिन डरते हैं। यह युद्ध अब रूस और रूसी अमीरों के घर तक पहुंच रहा है और उन्हें पता चल रहा है कि सेना मोर्चे पर कितनी बुरी हालत में है। खैर, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नई घोषणा के साथ इसे हकीकत बना दिया है। अब अमेरिका यूक्रेन की मदद रूस के अंदर गहराई तक मिसाइल हमलों में करेगा। यह रूसी तेल उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या बनने वाली है, जो पहले से ही यूक्रेनी प्रतिबंधों के कारण संघर्ष कर रहा है, जिसे यूक्रेनी प्रतिबंध भी कहा जाता है। यूक्रेनी ड्रोन, लेकिन देखिए, ड्रोन कुछ नुकसान करते हैं, लेकिन मिसाइलें अंदर की हर चीज को तबाह कर देती हैं। अब जाहिर है क्रेमलिन खुश नहीं है, तो वे मेदवेदेव को जगा रहे हैं और उन्हें गुस्से वाला ट्वीट भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा रूस के पास दुनिया को ब्लैकमेल करने के अलावा ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। पुतिन चेरनोबिल और परमाणु सुविधाओं पर हमला कर रहे हैं, दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं, अरे मैं पागल हूँ, मुझसे पंगा मत लो। उसे पता है कि युद्ध मैदान में जीत संभव नहीं, इसलिए वह वही कर रहा है जो हर हताश नेता करता है, पागलपन। तो इस वीडियो में इन बातों पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया, और उन्होंने यह फैसला अभी क्यों लिया। इसके लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा, क्योंकि उन्होंने कल एक भाषण दिया था और उससे हमें कई संकेत मिलते हैं। तो चलिए सुनते हैं। हमें हाल ही में रूस से थोड़ी धमकी मिली थी और मैंने एक पनडुब्बी भेजी, परमाणु पनडुब्बी, जो अब तक का सबसे घातक हथियार है। मैंने ये घोषणा की, आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने परमाणु का जिक्र किया था और वास्तव में वह बहुत मूर्ख व्यक्ति था जिसने परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने 1 या 2 पनडुब्बियाँ, मैं 2 के बारे में नहीं कहूँगा, रूस के तट की ओर भेज दी, सिर्फ सावधानी के लिए, क्योंकि हम लोगों को वह शब्द यूं ही इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। जैसा कि आप में से कुछ लोग शायद पहले ही समझ गए होंगे, वह पागल इंसान जिसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप बात कर रहे हैं, वह दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं। अब इसके अलावा उनके पास रूस में एक और सम्मान भी है, वह रूसी वोडका के सबसे बड़े खरीदार हैं। सच है, अगर पुतिन युद्ध से बचना चाहते हैं तो उन्हें मेदवेदेव को ट्वीट करने से रोकना होगा, क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव ने फिर राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दिया है और मुझे नहीं लगता इससे रूस को मदद मिलेगी। सीरीज न्यूक्लियर सब्स फॉर पोस्ट ओन एक्स का नया एपिसोड। ट्रंप ने फिर उन पनडुब्बियों का जिक्र किया जिन्हें उन्होंने कथित तौर पर रूसी तटों पर भेजा था और कहा कि वे बहुत अच्छे से छुपाई गई हैं। जैसा कि कहावत है, अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढना मुश्किल है, खासकर जब वह वहां हो ही नहीं। अब शायद रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख को न्यूक्लियर पनडुब्बियों पर मजाक नहीं करना चाहिए। इसी समय एक रूसी पनडुब्बी स्पेन तट के पास रिसाव कर रही है। हमने एक दिन पहले ही बताया था, और अब वह पनडुब्बी पानी के ऊपर है, मरम्मत के लिए कलिनिनग्राद तक खींचे जाने को मदद ढूंढ रही है। रूस की हर चीज की तरह वह पनडुब्बी भी सबकी आंखों के सामने ही खराब हो रही है। खैर, मैं विषय से भटक गया। मुझे नहीं लगता कि मेदवेदेव की टिप्पणी का राष्ट्रपति ट्रंप के अगले कदम से कोई लेना देना था, लेकिन यह सोचकर मुझे खुशी होती है कि मेदवेदेव शायद फिर से बहुत गुस्से में हैं। यह बड़ी घोषणा थी जो कल रात आई थी कि अमेरिका यूक्रेन को रूस के अंदर गहराई तक मिसाइलें दागने के लिए खुफिया जानकारी देगा। यह बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूक्रेनी ड्रोन पहले ही रूसी रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मिसाइलें इस खेल को पूरी तरह बदल देंगी। अभी अंतर की चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह बहुत बड़ी खबर है और पहली बार अमेरिका ऐसा कर रहा है। और वास्तव में यह सिर्फ अमेरिका ही नहीं करेगा। अमेरिकी अधिकारी वास्तव में अन्य नाटो देशों को भी इसी तरह का समर्थन देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया दुनिया में सबसे बेहतरीन है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर पूरा नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा है तो यह रूस के लिए बड़ा संदेश है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खबर अभी अभी आ रही है। एक हफ्ते बाद अमेरिका ने अनौपचारिक रूप से रूस से बातचीत छोड़ने की घोषणा की। उसकी वजह यह थी कि रूस वास्तव में बातचीत नहीं कर रहा था। रूसी पक्ष से कोई प्रगति या कोई समझौता नहीं हुआ था।
वे सिर्फ यूक्रेन के पूर्ण आत्मसमर्पण को ही स्वीकार करने को तैयार थे। अगर वे बात करना चाहते थे तो चाहते थे कि जेलेंस्की मॉस्को जाएं। यह सिर्फ समय बर्बाद करने की चालें थीं, इसलिए अमेरिका ने बातचीत से खुद को अलग कर लिया और अब राष्ट्रपति ट्रंप एक अलग रास्ता अपना रहे हैं। एक ऐसा रास्ता जो पुतिन और उन सभी धनकुबेरों के लिए बहुत महंगा साबित होगा जिनके पास तेल रिफाइनरियां हैं। यह फैसला रूसी सेना के लिए भी बहुत बुरे समय पर आया है, क्योंकि इस चार्ट को देखिए। पिछला महीना वास्तव में रूस के लिए सबसे खराब महीनों में से एक था। अगर हम देखें कि उन्होंने मोर्चे पर कितनी बढ़त हासिल की। अब मैं साफ करना चाहता हूं कि धीमापन का मतलब रूसी सेना का रुकना नहीं है। वे जमीन ले रहे हैं पर ज्यादा नहीं। और अगर आप यह सोचें कि वे हर दिन हजारों हजार लोग खो रहे हैं तो यह और भी बुरा है। मैं कहना नहीं चाहता कि हम पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मैं युद्ध से पैसा कमाना नहीं चाहता। बहुत लोग मर रहे हैं, हर हफ्ते 7,000 सैनिक खो रहे हैं। बहुत से सैनिक रूसी हैं, पर दोनों देशों के बीच अधिकतर सैनिक ही हैं। वैसे कभी कभी आप जानते हैं कीव में वे कुछ ड्रोन और मिसाइलें दाग देते हैं और कुछ लोगों को मार देते हैं, लेकिन ज़्यादातर सैनिक ही मारे जाते हैं। रूस और यूक्रेन 7,000 जानें खो रहे हैं, और आप जानते हैं वे अमेरिकन नहीं हैं, वे हम नहीं हैं, वे आप नहीं हैं। हमारी एक खास जिम्मेदारी है, लेकिन वे सैनिक हैं, वे युवा लोग हैं, वे अपने माता पिता को छोड़ते हैं, वे अलविदा कहते हैं और फिर 2 दिन बाद वे मारे जाते हैं। अब रूस की प्रगति धीमी होने का एक कारण यह है कि वे एक तरह के भर्ती संकट का सामना कर रहे हैं। कौन सोच सकता था कि एक रूसी युवा फ्रंट लाइन पर तोप का चारा बनने के लिए साइन अप नहीं करना चाहेगा। लेकिन आमतौर पर रूस यहाँ यही करता है कि वे किसी भी नए अनुबंध पर साइन करने वाले को मिलने वाले बोनस को बढ़ा देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पुतिन का बैंक बैलेंस अब थोड़ा कम हो रहा है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूसी रिफाइनरी की स्थिति और खराब कर दी है। अब क्या होगा? लंबी दूरी की मिसाइलें पूरी तेल इंडस्ट्री को तबाह करने वाली हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिसाइलें इतनी खास क्यों हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे। हर दिन हम रूसी रिफाइनरियों की आग की तस्वीरें और वीडियो देखते हैं, तो यूक्रेन पहले से ही उन पर हमला कर रहा है। तो मिसाइलें इतनी बड़ी बात क्यों हैं? देखिए, अब तक यूक्रेन इन रिफाइनरियों में जाने वाले वारहेड्स के साथ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वे नुकसान करते हैं पर ज्यादा नहीं। ड्रोन का रिफाइनरी से टकराना कार के रेडिएटर में कंकड़ फेंकने जैसा है। नुकसान असली है, लेकिन इसे हफ्तों या शायद महीनों में ठीक किया जा सकता है। अब जाहिर है, अगर यूक्रेन महीनों तक ऐसा करता रहता है तो रूस को एक और समस्या का सामना करना पड़ेगा, और वो है उपकरणों की समस्या। देखिए, ये रिफाइनरियां पश्चिमी कंपनियों के उपकरणों और पार्ट्स से बनाई गई थीं। रूस के पास अब उन पार्ट्स की पहुंच नहीं है। अगर यूक्रेन लगातार रिफाइनरियों पर हमला करता है तो रूस के पास मरम्मत के पार्ट्स खर्च खत्म हो जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन एक मिसाइल से रिफाइनरी पर हमला करना ऐसा है जैसे कार के इंजन पर हथौड़ा मारना। उसकी मरम्मत में बहुत लंबा समय लगेगा। और एक और बात है मिसाइल का दायरा। मिसाइल का प्रभाव ड्रोन से ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है यूक्रेन एक ही हमले में रिफाइनरी के कई अहम हिस्से नष्ट कर सकता है, जिनकी मरम्मत में बहुत समय लगता है, या फिर कभी कभी उन्हें पूरी रिफाइनरी को ही फिर से बनाना पड़ सकता है, जिसमें महीनों लग सकते हैं, अगर सालों नहीं। अगर यूक्रेन लगातार मिसाइल से रिफाइनरियों पर हमला करता है, यह क्रेमलिन को स्पष्ट संदेश देता है कि युद्ध अब उनके घर तक पहुंच गया है और पुतिन कुछ नहीं कर सकते। और पुतिन के कुछ करने की बात करें तो यह सबसे मजेदार हिस्सा है। बस कल ही रूस ने यूक्रेनी ड्रोन से अपनी रिफाइनरियों की सुरक्षा के लिए एक नया नवाचार पेश किया। मैं आपको वह नवाचार दिखाता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि मजाक क्या है। वे कोप केज एक ड्रोन को तो रोक सकते हैं, लेकिन वे लंबी दूरी की मिसाइल को नहीं रोक सकते। और यह कितना मजेदार है कि समय भी ऐसा है, क्योंकि कल ही पहली बार हमने रूस को इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए रिफाइनरी की सुरक्षा करते देखा। और उसी रात व्हाइट हाउस से यह घोषणा आती है कि अरे, हम यूक्रेन को मिसाइलों के इस्तेमाल में मदद करेंगे। अब यह एक बड़ी खबर है। मुझे पता है कि मैंने यह कई बार कहा है, लेकिन रिपोर्ट बस 1 घंटे पहले ही आई है
और हमें पता है कि अब क्या होने वाला है। रूस अपनी सूचना युद्ध की रणनीति को और तेज करने वाला है। रूसी प्रचार मशीन पूरी ताकत से काम करने वाली है। असल में जब मैं यह बुधवार रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टकर कार्लसन अभी लाइव हैं। जेफरी सैक्स कह रहे हैं कि यह हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा। वही जेफरी सैक्स जिन्होंने पहले कहा था रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने तब भविष्यवाणी की थी जब रूसी सेना यूक्रेन सीमा पर थी और 10,000 सैनिक आदेश का इंतजार कर रहे थे। वो पहले कहते थे रूस इतनी बेवकूफी नहीं करेगा। अब वही कह रहे हैं हम रूस से लड़ना नहीं चाहते। और टक्कर कार्लसन को मत भूलिए, उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर हम ईरान पर हमला करेंगे तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इनकी बातें सुनते समय सावधान रहें, क्योंकि ये सच नहीं बताते। वे बस वही कहानी आगे बढ़ाते हैं जिसके लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं। और यह सिर्फ मेरी इन लोगों से असहमति की बात नहीं है। यह जानने का अच्छा तरीका है कि कोई कहानी बढ़ा रहा है या सोच समझकर बोल रहा है। बस उन्हें एक साधारण सवाल पूछें, क्या आप अपनी तरफ की कोई एक बुरी बात बता सकते हैं? क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ गलत करता है। लेकिन जो लोग रूस का समर्थन करते हैं वे हमेशा यही सोचते हैं कि रूस ने कभी कोई गलती नहीं की है। सारे देश नाटो में शामिल हो रहे हैं तो इसमें रूस की कोई गलती नहीं है। ये सब नाटो की गलती है, क्योंकि छोटे देश बहुत ज्यादा नाटो में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि रूस सदियों से आक्रामक रहा है। खैर, मैं फिर से विषय से भटक रहा हूं। मैं एक अहम मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिसे क्रेमलिन जरूर उठाने की कोशिश करेगा, जैसा उसने पिछले साल भी किया था। पिछले नवंबर में जब राष्ट्रपति बाइडेन ने लंबी दूरी की अमेरिकी हमलों की मंजूरी दी थी रूसी नियंत्रित क्षेत्र के अंदर, यह रूस के अंदर नहीं था बल्कि रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों जैसे कि क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क और ऐसे सभी इलाकों में था। खैर, आप खुद सुनिए कि उस वक्त पुतिन ने क्या कहा था। जो हम देख रहे हैं वह अवधारणाओं को बदलने की एक कोशिश है, क्योंकि यह सवाल नहीं है कि कीव शासन को रूसी क्षेत्र में लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति है या नहीं। यह पहले ही बिना चालक वाले हवाई वाहनों आदि से हमले कर रहा है। लेकिन पश्चिमी निर्मित लंबी दूरी के सटीक हथियारों का उपयोग करना एक बिल्कुल अलग बात है। हकीकत यह है कि मैंने इसका जिक्र किया है और हमारे देश में या पश्चिम में कोई भी विशेषज्ञ इसकी पुष्टि करेगा। यूक्रेनी सेना पश्चिमी उच्च सटीक लंबी दूरी के सिस्टमों का उपयोग नहीं कर सकती। वे ऐसा नहीं कर सकते। इन हथियारों का इस्तेमाल उपग्रह खुफिया जानकारी के बिना संभव नहीं, जो यूक्रेन के पास नहीं है। यह केवल यूरोपीय संघ के उपग्रहों या सामान्य रूप से अमेरिकी उपग्रहों, नाटो उपग्रहों का उपयोग करके ही किया जा सकता है। यह पहली बात है। दूसरी बात, शायद सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बात तो यह है कि केवल नाटो सैन्यकर्मी ही इन मिसाइल प्रणालियों को उड़ान मिशन सौंप सकते हैं। यूक्रेनी सैनिक नहीं कर सकते। इसलिए यूक्रेनी शासन को इन हथियारों से रूस पर हमला करने की अनुमति का सवाल ही नहीं उठता। यह तय करने का सवाल है कि नाटो देश सीधे तौर पर सैन्य संघर्ष में शामिल होते हैं या नहीं। अगर यह फैसला लिया जाता है तो इसका मतलब सीधे तौर पर शामिल होना ही होगा। इसका मतलब होगा कि नाटो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन में युद्ध के पक्षकार बन जाएंगे। इसका मतलब होगा कि वे सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल हो जाएंगे और यह स्पष्ट रूप से संघर्ष की मूल प्रकृति, उसकी असलियत को पूरी तरह से बदल देगा। इसका अर्थ है कि नाटो, अमेरिका और यूरोपीय देश रूस से युद्ध कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो संघर्ष की प्रकृति में बदलाव को ध्यान में रखते हुए हम उन खतरों के जवाब में उचित निर्णय लेंगे जो हमारे सामने पेश किए जाएंगे। याद है, नवंबर में पुतिन ने कहा था अगर अमेरिका रूसी नियंत्रित क्षेत्र में मिसाइल हमलों की मंजूरी देता है तो वह रूस से युद्ध मानेगा। पश्चिमी देश रूस से युद्ध में हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं निकला। यह यूक्रेन के सहयोगियों को उसकी मदद से रोकने की दबाव रणनीति थी। पुतिन जानते हैं कि यह तरीका काम करता है क्योंकि हमें शुरू में ही यूक्रेन को सब कुछ देना चाहिए था। रूसी बयानबाजी के कारण हम फैसले टालते हैं और आखिर में फैसला लेने पर एहसास होता है। रूस अब तक सिर्फ दिखावा करता रहा है और आगे भी ऐसा ही करेगा क्योंकि यही तरीका असरदार है। और इस सब का सबसे बुरा हिस्सा है पाखंड। पुतिन कहते हैं कि अगर पश्चिमी सैनिक यूक्रेन को मिसाइलों में मदद करते हैं तो यह रूस से युद्ध माना जाएगा। पुतिन उत्तर कोरियाई सैनिकों से उनकी मिसाइलें संभलवा रहे हैं जो यूक्रेन के अंदर जा रही हैं और यूक्रेनी चर्चों, यूक्रेनी घरों और यूक्रेनी मॉल्स को नष्ट कर रही हैं। यूक्रेन ने एक मिसाइल केंद्र पर पलटवार किया जिससे उत्तर कोरियाई लोग मरते दिखे। वही उत्तर कोरियाई लोग जिन्हें वहां भेजा गया था। किम जोंग उन
एक टीवी सेगमेंट में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, जिसमें वे उत्तर कोरियाई लोगों के यूक्रेन में मारे जाने पर रो रहे थे। आने वाले दिनों में किसी भी प्रोपेगेंडा से सतर्क रहें। कैसे रूस अब अमेरिका के साथ युद्ध में है? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में मंजूरी दी है। असलियत में पुतिन कभी सच में शांति नहीं चाहते, वह यूक्रेन चाहते हैं, और जब तक हम उन्हें यह नहीं दिखा देते कि वह इसे नहीं ले सकते, वह कोशिश करते रहेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। हम साल के अंत से पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार आप सबसे फिर मिलेंगे।